सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम बीए पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम का सब्जेक्ट एशियंट एंड मिडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके सेमेस्टर 3 के पेपर में आएंगे। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषता बतानी है। हमारा परिचय है, पहले परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषता यह है कि यह धर्म, नैतिकता, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। इसमें प्राचीन ग्रंथों से लेकर के आज के पारंपरिक आधुनिक विचारकों तक को सबको शामिल किया गया है, जिसमें मनु, कौटिल्य और गांधी, अंबेडकर जैसे आधुनिक विचार को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके प्रमुख विचारकों के योगदान, जब तक आप पेपर में थिंकर्स के व्यूज़ नहीं लिख करके आओगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें 4 थिंकर्स हैं। पहला है मनु। मनु द्वारा धर्म और सामाजिक व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इनके अनुसार राजनीति को धर्म से जोड़ना जरूरी है। ठीक है, फिर है दूसरे कौटिल्य, चाणक्य। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य, धर्म और सप्तांग का सिद्धांत दिया है, जो व्यवहारिक और यथार्थवादी राजनीति पर आधारित है। फिर तीसरे हैं स्वामी विवेकानंद। इन्होंने राष्ट्रवाद और सामाजिक उत्थान पर जोर दिया है। युवा शक्ति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर भी जोर दिया इन्होंने। महात्मा गांधी ने सत्य और हिंसा, स्वराज पर जोर दिया इन्होंने। नैतिकता और जन सहभागिता पर भी जोर दिया इन्होंने। तो ये सब इनके व्यूज़ थे जो आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं। फिर है हमारा भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषता क्या क्या है वो बताना है। पहली विशेषता है कि धर्म और नैतिकता का आधार। भारतीय राजनीतिक दर्शन में धर्म को राजनीति का मूल धर्म माना जाता था। शासन का उद्देश्य केवल शक्ति संचलन नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा और समाज का कल्याण करना था। दूसरा पॉइंट है राजा का कर्तव्य और प्रजा का कल्याण। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, जो धर्म का रक्षक माना जाता था इनको। ठीक है, राजा का कर्तव्य प्रजा का कल्याण और धर्म की रक्षा करना था। पॉइंट है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। राजा को केवल सुरक्षा प्रदाता नहीं माना जाता था, बल्कि कल्याणकारी संस्था माना जाता था। ठीक है, जो राज्य की सुरक्षा के अलावा जनता का कल्याण करे। दंड नीति का महत्व। किसी भी साम्राज्य में दंड नीति का बहुत ही महत्व होता है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से चलाया जा सकता है। अर्थशास्त्र में इसे शासन कला का आधार माना गया है। हमारा पांचवा पॉइंट है राजधर्म और साप्तांग का सिद्धांत। कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में साप्तांग का सिद्धांत दिया है, जिसमें राजा कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए। इसमें 7 अंक बताए गए हैं, जिसमें अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र का उल्लेख किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजा राज्य का संगठित सामाजिक संस्था थी। ठीक है, छठा पॉइंट है हमारा छठा पॉइंट है सामाजिक न्याय और समानता। अम्बेडकर ने दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों पर जोर दिया, जबकि महात्मा गांधी ने अहिंसा, सत्य और ग्राम स्वराज की राजनीतिक आदर्शों को बनाया। ठीक है, इसमें क्या था कि सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों को राजनीति का केंद्र माना गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है राज्यकला पर बृहस्पति के सिद्धांत का वर्णन करें। बृहस्पति ने अपने राज्यकला के सिद्धांत को धर्म, न्याय और व्यवहार पर आधारित माना है। इनके सिद्धांतों में शासन का धर्म पालन, न्यायिक प्रक्रिया, समाज में व्यवस्था बनाए रखना और अराजकता से बचाव मुख्य है। बृहस्पति का परिचय। यह प्राचीन कला बृहस्पति का परिचय यह प्राचीन काल के एक महत्वपूर्ण नीति शास्त्र थे, जिन्होंने अपने ग्रंथ बृहस्पति स्मृति में न्याय तथा कानून के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन किया है। इनका न्याय का सिद्धांत धर्म, व्यवहार और चरित्र साक्ष्य पर आधारित है। राज्यकला के मुख्य सिद्धांत ये हैं: धर्म आधारित शासन,
जो शासन होना चाहिए वह धर्म पर चलना चाहिए, ठीक है। और राजनीति को इन्होंने धर्म से जोड़ा है। न्यायप्रियता, जो भी न्याय हो वो राजा द्वारा किया जाए और राजा हमेशा न्यायप्रिय हो। अराजकता से बचाव, तो शासन होना चाहिए उसके अंदर अराजकता ना हो। व्यवहारिक न्याय, समाज में शांति। अंतर्राज्य संबंध, बृहस्पति ने कहा कि राज्य के बीच संबंध धर्म और न्याय पर आधारित होना चाहिए। युद्ध केवल अंतिम विकल्प होना चाहिए। प्राथमिकता केवल शांति को देनी चाहिए और सहयोग को देनी चाहिए, ठीक है। तुलनात्मक दृष्टि देख लेते हैं। मनु द्वारा लिखी गई मनुस्मृति और बृहस्पति का सूत्र और बृहस्पति की स्मृति, ठीक है। मनु द्वारा धर्म और सामाजिक व्यवस्था पर बल दिया गया। राजनीति को धर्म से जोड़ने का कार्य किया गया। बृहस्पति के धर्म के साथ साथ न्याय अराजकता से बचाव पर बल दिया गया। इनकी मुख्य रचनाएं थीं बृहस्पति सूत्र और बृहस्पति स्मृति। निष्कर्ष है, बृहस्पति के राज्य कला का सिद्धांत आदर्श और व्यवहार का संतुलन प्रस्तुत करता है। इन्होंने धर्म और न्याय को शासन का आधार माना। हमारा प्रश्न 3 है, अबुल फजल के राज्य सत्ता का सिद्धांत का वर्णन करें। अबुल फजल द्वारा राज्य सत्ता का सिद्धांत दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, जो प्रजा के कल्याण और न्याय के लिए शासन करता है। वह परिचय, अबुल फजल ने 1551 से लेकर के 1602 तक अकबर के दरबार के प्रमुख विद्वान और इतिहासकार रहे हैं। इनके द्वारा आईने अकबरी और अकबरनामा जैसी महान कृतियाँ लिखी गईं। इन्होंने राज्य सत्ता का सिद्धांत अकबर की शासन, प्रशासन और धार्मिक नीतियों का दार्शनिक आधार था। राज्य सत्ता का स्वरूप, राज्य सत्ता का स्वरूप कैसा था? ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक, राजा को ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक माना जाता था। राजा का व्यक्तित्व, राजा कैसा होना चाहिए? राजा जनता का कल्याण कर सके, ठीक है, और न्यायप्रिय हो। तीसरा पॉइंट है राजा और प्रजा का संबंध। राजा और प्रजा का संबंध कैसा होना चाहिए, ये भी इस सिद्धांत में बताया गया है। शासन और प्रशासन, शासन और प्रशासन में क्या है कि शासन कैसे चलाया जा सकता है, ठीक है। इसमें सेनाएं कैसी होनी चाहिए, जो व्यवस्था है इसमें कर व्यवस्था आ गई, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था में सेना है, ये सब आती हैं इसमें, ठीक है। और सत्ता और धर्म, अबुल फजल द्वारा कहा गया कि राजा को सभी धर्मों और वर्गों के प्रति अपना झुकाव रखना चाहिए। इसका उद्देश्य राज्य का उद्देश्य केवल सत्ता चलाना नहीं बल्कि शासन नहीं बल्कि धर्म और सांस्कृतिक सम्मान भी है। प्रशासनिक दृष्टिकोण, अबुल फजल ने राजाओं को एक संगठित संस्थान मानी है जिसमें राजा केंद्र हो। इन्होंने प्रशासनिक ढांचे को न्याय, कर व्यवस्था और सैन्य संगठन से जोड़ा। राजा को प्रजा के हित में कार्य करना व कल्याणकारी शासक बनना चाहिए। तुलनात्मक दृष्टि, हम देखेंगे कि मध्यकालीन यूरोप में भारतीय परंपरा में और अबुल फजल में द्वारा दिए गए सिद्धांत में क्या तुलना की गई, ठीक है। मध्यकालीन यूरोप में भी राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। यह केवल शासन नहीं, धर्म की रक्षा और प्रजा का कल्याण करने के लिए शासक करता था। भारतीय परंपरा, कौटिल्य ने धर्म और नीति पर बल दिया, जिसमें राजनीति को धर्म से जोड़ने का कार्य किया गया। अबुल फजल ने क्या किया, दैवीय और कल्याणकारी राज्य का सत्ता का सिद्धांत दिया जो प्रासंगिक है, ठीक है। राज्य सत्ता का सिद्धांत दिया जो आज भी प्रासंगिक है। कि मनुस्मृति में रचनाकृत और इसके अंतर विरोध का वर्णन करें। परिचय, मनुस्मृति एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है जिसमें सामाजिक व्यवस्था, आचार विचार और विधि का विस्तृत वर्णन मिलता है, ठीक है। इसकी रचनाकृत समाज को संगठित करने का प्रयास करती है, जबकि इसके भीतर कुछ भी अंतर विरोध हैं
विशेषकर जाति और स्त्री की स्थिति को लेकर के। आधुनिक चिंतकों जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे कठोर आलोचक का विषय माना है। विचारकों के विचार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने मनुस्मृति को जातिवाद और सामाजिक न्याय का स्रोत माना है। 1927 में, आज ही के दिन, तारीख 25 दिसंबर 1927 में इन्होंने इसके विरोध में मनुस्मृति का दहन किया। इसके अनुसार इनके अनुसार यह ग्रंथ शूद्रों और स्त्रियों को दबाने का औजार है। आधुनिक विद्वान आधुनिक विद्वान क्या कहते थे? कई विद्वानों का मानना था कि मनुस्मृति को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में ही देखना चाहिए। उस समय समाज को संगठित करने के लिए यह आवश्यक था, लेकिन आज के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका और उस समय का कोई मेल नहीं खाता। मनुस्मृति की रचनाकृत। यह क्या है? एक धार्मिक धर्मशास्त्रीय सूत्र है। ठीक है। इसका रूप भी धर्मशास्त्रीय रूप है। समाज संगठन साहित्यिक पाठ। यह एक साहित्यिक पाठ है जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुई थी। अगला पॉइंट हमारा मनुस्मृति के अंतर्विरोध। मतलब मनुस्मृति का विरोध क्यों किया जाता है? ठीक है। इसमें क्या है? जाति व्यवस्था दी गई है, स्त्री की स्थिति की दी गई है। ठीक है। धार्मिक बनाम सामाजिक नियम। धर्म को ही सामाजिक नियम बना दिया गया था। जैसे वर्ण व्यवस्था थी, शूद्रों को स्थान नहीं दिया जाता था। समकालीन आलोचनाएं। मनुस्मृति की आलोचनाएं काफी लोगों ने की। ठीक है। हमारा पांचवा प्रश्न है, गुरु नानक के समन्वयवाद की विशेषताओं का वर्णन करें। परिचय। गुरु नानक का समन्वयवाद का सिद्धांत हिंदू और मुसलमानों परंपराओं के बीच सेतु का कार्य करता है। मतलब गुरु नानक द्वारा हिंदू और मुस्लिम की परंपराओं को समावेशी बना दिया है। इसकी मुख्य विशेषताओं में क्या आएगा? गुरु नानक द्वारा एक ईश्वरवादी को सपोर्ट किया गया है। यह बोलते थे कि कोई ईश्वर नहीं है, एक ईश्वरवादी हैं। जातिवाद और भेदभाव का विरोध किया गया है। भक्ति और सूफी परंपराओं का मेल है इनके सिद्धांत में। सामाजिक सुधार, विश्व बंधुत्व और प्रेम। इनके द्वारा जाति और भेदभाव का कठोर विरोध किया गया है। ठीक है। और भक्ति और सूफी परंपराओं का इनमें मेल मिलता है। सामाजिक सुधार। इनके द्वारा समाज में जो चल रहे धार्मिक आडंबर, उनका विरोध किया गया है। समाज में सुधार लाने का प्रयास किया गया। इन्होंने कहा कि विश्व बंधुता और प्रेम पर जोर देना इनका सिद्धांत में है। विचारकों के दृष्टिकोण। समाजशास्त्र दृष्टिकोण। समाजशास्त्री मानते हैं कि गुरु नानक का समन्वयवाद भारतीय समाज में धार्मिक बहुलता और सामाजिक गतिशीलता को मजबूत करता है। यह सामाजिक एकता का आधार बना। दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार गुरु नानक और उनके ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापक बताया। यह वेदांत और सूफी मत दोनों से मेल खाता है। राजनीतिक विचारकों के विचार क्या हैं? मध्यकालीन राजनीति में राजनीतिक विचारकों को गुरु नानक का समन्वयवाद धार्मिक संघर्ष को कम करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाला माना गया। आधुनिक समाज सुधारक दृष्टिकोण क्या कहते हैं? आधुनिक विचारक गुरु नानक को सामाजिक समानता और मानव अधिकार का अग्रदूत मानते हैं। इनका लंगर और संगत का विचार आज भी सामाजिक लोकतंत्र का प्रतीक है। निष्कर्ष। गुरु नानक का समन्वयवाद केवल धार्मिक विचार नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का आधार था। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के बीच संवाद स्थापित किया और भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। जैसे ही गुरु नानक का समन्वयवाद का सिद्धांत है, वैसे ही कबीर का भी समन्वयवाद का सिद्धांत है, जिसकी मुख्य विशेषता कुछ इस प्रकार है। पहले हम परिचय देखेंगे। कबीर का समन्वयवाद हिंदू और इस्लामिक परंपराओं के बीच सेतु का कार्य करता है।
इनके मूर्ति पूजन और कर्मकांड का विरोध किया गया है। एकेश्वरवादी का समर्थन किया गया है। प्रेम और सत्य पर बल दिया गया है। ठीक है। इनकी मुख्य विशेषता भी इसी से मिलती जुलती हैं। एकेश्वरवादी धर्म, धार्मिक कर्मकांड और मूर्ति पूजन का विरोध, जाति और भेदभाव का विरोध, भक्ति और सूफी परंपराओं का समावेश है ये भी, सत्य और प्रेम पर बल। इनकी जो विचारकों के विचार है ना, चारों पॉइंट बिल्कुल सेम है, कबीर में भी और गुरु नानक में भी। तो आप उनको पढ़ लीजिएगा। इसका निष्कर्ष निकलता है, कबीर के समन्वयवाद केवल धार्मिक विचार नहीं था, बल्कि हिंदू और इस्लामिक परंपराओं के बीच संवाद का कार्य कर रहा था। इनके द्वारा सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक कर्मकांड जैसी परंपराओं का विरोध किया गया। 7वां क्वेश्चन है, शुक्र नीति में राजस्व और राज्य कला की अवधारणा का वर्णन कीजिए। परिचय। शुक्र नीति का उद्देश्य प्रजा की रक्षा और दुश्मनों का दमन करना था। ठीक है। शासन कला को नैतिक न्याय और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता पर आधारित माना जाता था। विचारकों ने चाणक्य नीति से इसे अलग बताया, क्योंकि यह शक्ति से अधिक नैतिकता और प्रजा कल्याण पर जोर देता है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हैं, उसको इग्नोर करना। शुक्र नीति में राजत्व की अवधारणा। राजा का धर्म क्या होता था? राजा का सबसे बड़ा धर्म होता था धर्म की रक्षा करना और प्रजा का कल्याण करना। राजा की योग्यता। राजा कैसा होता था? सप्तांग के सिद्धांत में राजा की योग्यता बहुत अच्छे से बताई गई है, बिल्कुल सेम है। राजत्व का आधार। शक्ति और बल से अधिक नैतिकता और धर्म को राजत्व का आधार माना गया है। ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा, राजा और प्रजा का संबंध। राजा और प्रजा का संबंध कैसा होना चाहिए? शासन कला की अवधारणा। पहला है नैतिकता और राजनीति का संगम। शुक्र नीति को नीति शास्त्र की परंपरा में रखा गया, जहां राजनीति केवल शक्ति का खेल नहीं था, बल्कि नैतिकता से जुड़ी कला थी। दूसरा पॉइंट है हमारा, मंत्री और युवराजों की भूमिका। मंत्री और युवराजों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? मंत्री और युवराजों की जिम्मेदारियों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है, ताकि शासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। सामाजिक व्यवस्था। शासन कला का उद्देश्य केवल प्रशासनिक कार्य नहीं है, बल्कि समाज में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखना है। दंड नीति। किसी भी शासन व्यवस्था में दंड नीति अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है। दुश्मनों को दंड देना शासन का आवश्यक अंग है। ठीक है। लेकिन यह दंड न्याय संगत और नैतिक होना चाहिए। निष्कर्ष। शुक्र नीति में राजत और शासन कला की अवधारणा नैतिकता, न्याय और प्रजा कल्याण पर आधारित थी। विचारकों ने इसे भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक विशिष्ट स्थान दिया, क्योंकि यह शक्ति प्रधान राजनीति से हटकर धर्म प्रधान शासन की वकालत करता है। ये रहे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप देख लीजिए। इन्हीं क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस की है। इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, इसलिए आप इन सातों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी मैंने हेडिंग्स दिए हैं, आप उसका फ्लो चार्ट जरूर बना के आइएगा। ठीक है। फ्लो चार्ट बनाओगे, थिंकर्स के व्यू लिखोगे अच्छे से, तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।